दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज रात हम एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जहां आपका अपना चेहरा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हम सब जानते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या हो अगर कोई आईना सिर्फ सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको एक ऐसे झूठ में फंसाने के लिए बना हो जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। आज की कहानी है काली परछाई का कैद खाना, शापित आईने का रहस्य। आर्यन एक प्रैक्टिकल आदमी था, मुंबई का एक सफल आर्किटेक्ट जो ईंट, पत्थर और सीमेंट की भाषा समझता था, रूहों या श्रापों की नहीं। जब उसे राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में अपने परदादा की रायचंद हवेली विरासत में मिली तो उसने उसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा, एक पुरानी इमारत जिसे रिनोवेट करके अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, बाबूजी, उस हवेली के पश्चिमी हिस्से में मत जाना, वहां शीश महल है। वो कमरा 50 सालों से बंद है। वहां आईने इंसान को देखते नहीं बल्कि उन्हें परखते हैं। आर्यन ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वो अपनी टीम के आने से एक दिन पहले ही हवेली पहुंच गया ताकि मुआयना कर सके। हवेली विशाल थी, धूल की मोटी परतों में लिपटी हुई, और उसका सन्नाटा ऐसा था जो कानों में गूंजता था। हर कदम पर पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज आती थी, जैसे हवेली अपनी नींद टूटने पर शिकायत कर रही हो। घूमते घूमते आर्यन हवेली के पश्चिमी विंग में पहुंच गया। वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर की गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। गलियारे के अंत में एक भारी नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा था जिस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। यही होगा वो शीश महल, आर्यन ने मन ही मन सोचा और अपना टूलकिट निकालकर ताला तोड़ने लगा। काफी मशक्कत के बाद ताला टूटा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई हवा का एक भभका बाहर आया। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वहां दर्जनों आईने नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। सिर्फ बीचों बीच एक आदमकद फुल लेंथ आईना खड़ा था। उसका फ्रेम काले आबनूस एबनी की लकड़ी का बना था, जिस पर अजीब से ऐंठे हुए इंसानी चेहरों की नक्काशी थी। वे चेहरे रोते हुए और चीखते हुए लग रहे थे। आईने का कांच बहुत पुराना था, उस पर समय की धुंध जमी थी, फिर भी वो अजीब तरह से चमक रहा था। आर्यन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, थका हुआ, धूल से सना हुआ। सिर्फ एक पुराना आईना, लोग भी क्या कहानियां बनाते हैं, वो बड़बड़ाया। उसने लौटने के लिए पीठ मोड़ी, लेकिन तभी उसे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस ली हो। उसे लगा कि जब वो मुड़ा तो आईने में उसका प्रतिबिंब एक पल की देरी से मुड़ा। आर्यन झटके से वापस आईने की तरफ घूमा। सब कुछ सामान्य था। उसका प्रतिबिंब उसे ही घूर रहा था। शायद थकान का असर है, उसने खुद को समझाया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। उस रात आर्यन हवेली के मुख्य हॉल में सोफे पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बार बार उस पश्चिमी विंग के उस कमरे की तरफ खिंचा चला जा रहा था। उस आईने में कुछ तो था जो उसे बुला रहा था। एक अजीब सा आकर्षण, एक सम्मोहन। रात के 2 बजे अपनी तर्क शक्ति के खिलाफ जाकर आर्यन फिर से टॉर्च लेकर उठा और पश्चिमी विंग की ओर चल पड़ा। वह उस कमरे में पहुंचा। आईना अंधेरे में भी चमक रहा था। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब गया। वो इतना करीब गया कि उसकी सांसों से कांच पर भाप जमने लगी। वो अपने प्रतिबिंब को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। फिर अपनी थकान मिटाने के लिए आर्यन ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, और तभी उसका खून जम गया। हकीकत में आर्यन ने अपने हाथ चेहरे से हटा लिए थे और वो आईने में देख रहा था, लेकिन आईने के अंदर उसके प्रतिबिंब के हाथ अभी भी उसके चेहरे पर ही थे, उसकी आंखों को ढके हुए। आर्यन की सांस गले में अटक गई। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। धीरे धीरे आईने के अंदर वाले आर्यन ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आर्यन की नहीं थी, एक क्रूर शैतानी मुस्कान। और उसकी आंखें, उनकी पुतलियां इंसान की तरह गोल नहीं बल्कि किसी बिल्ली की तरह खड़ी और पतली थीं। प्रतिबिंब ने अपना हाथ उठाया और आईने की सतह को अंदर से छुआ, जैसे कोई कैद से बाहर निकलने का रास्ता टटोल रहा हो। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अदृश्य जंजीरों ने उसे फर्श से जकड़ लिया हो। आईने के भीतर मौजूद उस दूसरे आर्यन ने अपनी उंगली कांच पर रखी। जहां उसने छुआ वहां से कांच काला पड़ने लगा, जैसे कोई स्याही पानी में घुल रही हो। तुम क्या हो? आर्यन की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। आईने के अंदर वाले साये के होंठ हिले, पर आवाज उसके मुंह से नहीं बल्कि आर्यन के अपने दिमाग के अंदर गूंजी, मैं वही हूं जो तुम दुनिया को नहीं दिखाते।
मैं तुम्हारा वो सच हूं जिसे तुमने बरसों से इस शीशे के पीछे दबा रखा था। अचानक उस साये ने अपना हाथ कांच के बाहर निकाला। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आर्यन अपनी आंखों से देख रहा था कि एक मांस और हड्डी का हाथ आईने की सतह को चीरकर बाहर आ रहा था। वो हाथ बहुत ठंडा था, जैसे सीधे बर्फ की सिल्ली से निकला हो। उस साये ने आर्यन का गला पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे आईने की तरफ खींचने लगा। आर्यन ने विरोध करने की कोशिश की, मेज पर पड़ा एक पीतल का फूलदान उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। झन्नाटेदार आवाज हुई, लेकिन आईना नहीं टूटा। फूलदान आईने की सतह से टकराकर ऐसे नीचे गिर गया जैसे वो किसी दीवार से टकराया हो। आईने का कांच अभेद्य था। बचाओ, कोई है, आर्यन चिल्लाया, पर हवेली की मोटी दीवारें उसकी आवाज निगल गईं। जैसे ही आर्यन का शरीर आईने के कांच को छुआ, उसे लगा जैसे वो किसी ठंडे गाढ़े तरल पदार्थ लिक्विड के अंदर जा रहा है। एक झटके के साथ दुनिया पलट गई। आर्यन अब आईने के अंदर खड़ा था। वहां सब कुछ उल्टा था। जो दरवाजा दाहिनी ओर था, अब बाईं ओर दिख रहा था। कमरे की हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ओजोन और सड़न की मिलीजुली गंध थी। उसने देखा कि आईने के बाहर अब वो साया खड़ा था। वो साया अब बिल्कुल आर्यन जैसा लग रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, यहां तक कि उसकी आंखों की पुतलियां भी अब सामान्य हो गई थीं। अब तुम यहां रहोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा, उस बहरूपिये ने बाहर से कहा। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। आर्यन बदहवास होकर आईने को अंदर से पीटने लगा। उसे बाहर का कमरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी उसे कमरे के कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उस अंधेरे आईना लोक में वो अकेला नहीं था। वहां दर्जनों लोग थे, पुरानी पोशाकों में लिपटे हुए, जिनके चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। एक बूढ़ी औरत, जिसने शायद 100 साल पुरानी साड़ी पहन रखी थी, आर्यन के पास सरक कर आई। नया मेहमान, वह फटी आवाज में बोली। कोशिश मत करो बेटा, जो एक बार इस पार आ गया वो सिर्फ एक अक्स बनकर रह जाता है। अब तुम्हारी रूह उस शीशे की खुराक बनेगी। कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का, आर्यन चिल्लाया। बूढ़ी औरत ने हवेली की छत की तरफ इशारा किया, जहां एक धुंधला सा रोशनदान दिख रहा था। जब सूरज की पहली किरण इस आईने पर सीधे पड़ेगी, तब एक पल के लिए यह दरवाजा कमजोर होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम बाहर निकले तो वो साया अंदर आना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तभी आर्यन ने देखा कि बाहर वाले कमरे में वो बहरूपिया वापस आया है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो आर्यन को चिढ़ाते हुए आईने के फ्रेम को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करने के लिए वहां कीलों से लकड़ियां ठोक रहा था, ताकि आईना हमेशा के लिए बंद हो जाए। आईने के अंदर का समय बहुत धीमा था। आर्यन देख रहा था कि बाहर वो बहरूपिया मजे से हाथ में कुल्हाड़ी लिए लकड़ी के तख्ते ठोक रहा था। वो आईने को हमेशा के लिए ढंग देना चाहता था, ताकि आर्यन कभी बाहर न देख सके और न ही कभी बाहर आ पाए। नहीं, रुको, आर्यन चिल्लाया और उसने कांच पर जोर जोर से मुक्के मारे, लेकिन बाहर उसकी आवाज सिर्फ एक हल्की थपथपाहट की तरह सुनाई दे रही थी। आईने के अंदर मौजूद उन धुंधले चेहरों वाली रूहों ने आर्यन को घेर लिया। उनकी ठंडी उंगलियां आर्यन की त्वचा को छू रही थीं। वे फुसफुसा रहे थे, हमारे साथ मिल जाओ, अब तुम भी सिर्फ एक याद हो। आर्यन ने उन्हें झटक दिया। मुझे बाहर निकलना होगा। उसने ऊपर उस धुंधले रोशनदान की तरफ देखा। उसे पता था कि भोर सुबह होने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस रोशनदान से छनकर सीधे आईने पर पड़ेगी, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। बाहर वो बहरूपिया लगभग अपना काम पूरा कर चुका था। उसने आखिरी तख्ता आईने के सामने रखा ही था कि अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आर्यन की मंगेतर रिया थी, जो आर्यन का फोन ना उठाने की वजह से परेशान होकर हवेली पहुंच गई थी। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये कमरा? रिया की आवाज दरवाजे के पास से आई। बहरूपिये ने एक पल के लिए काम रोका। उसने आर्यन जैसी आवाज में जवाब दिया, रिया, यहां मत आओ, ये कमरा खतरनाक है। आर्यन ने आईने के अंदर से देखा कि रिया कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने देखा कि वो नकली आर्यन कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ा है। रिया सहम गई। आर्यन, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? आईने के अंदर आर्यन पागलों की तरह उछला। रिया, मैं यहां हूं, वो मैं नहीं हूं। तभी रोशनदान से सूरज की पहली सुनहरी किरण फूटी। वो रोशनी सीधे आईने के ऊपरी हिस्से से टकराई। आईने का कांच अचानक पानी की तरह हिलने लगा। ये वही पल था जिसका इंतजार आर्यन कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी। वो बहरूपिया भी ये बात जानता था। उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया।
रिया, मेरी मदद करो, इस आईने को ढकने में मेरी मदद करो, इसमें कोई बुरी चीज कैद है। रिया भ्रमित थी। उसने आईने की तरफ देखा और उसे कांच के पीछे आर्यन का तड़पता हुआ चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। उसकी समझ में सब आ गया। उसने पास पड़ा एक भारी कैंडल स्टैंड उठाया और उस बहरूपिये के सिर पर दे मारा। बहरूपिया लड़खड़ाया और आईने के बिल्कुल करीब जाकर गिरा। ठीक उसी वक्त सूरज की रोशनी पूरे आईने पर फैल गई। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर कांच के पार छलांग लगाई। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़की हो। आर्यन फर्श पे आ गिरा। उसने फेफड़ों भर ताजी हवा ली। उसने मुड़कर देखा, वो बहरूपिया अब आईने के अंदर जा चुका था और उसका हाथ बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। लेकिन सूरज की रोशनी ने आईने की सतह को वापस ठोस पत्थर जैसा सख्त बना दिया था। आर्यन ने तुरंत वे लकड़ी के तख्ते उठाए और पागलों की तरह आईने के सामने ठोक दिए। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे। रिया ने आर्यन को सहारा देकर उठाया। वे दोनों उस कमरे से बाहर भागे और दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आर्यन ने चैन की सांस ली। वे हवेली से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़े। शुक्र है तुम सही वक्त पर आ गई रिया, आर्यन ने हाँफते हुए कहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गाड़ी चलाती रही। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन ने कार के साइड मिरर शीशे में अपना चेहरा देखा। उसका प्रतिबिंब सामान्य था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी उसकी नजर रिया के प्रतिबिंब पर पड़ी। मिरर के अंदर रिया का प्रतिबिंब गाड़ी नहीं चला रहा था। वो मिरर के अंदर बैठा आर्यन की तरफ देख रहा था और उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। रिया ने धीरे से अपनी गर्दन आर्यन की तरफ मोड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां अब बिल्ली जैसी खड़ी और पतली थीं। तुम्हें क्या लगा आर्यन, कि उस कमरे में सिर्फ एक ही आईना था? रिया की आवाज अब हजारों रूहों की गूंज जैसी थी। आर्यन ने देखा कि रिया के गले पर एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें एक छोटा सा आईना लगा था, और उस छोटे से आईने के अंदर असली रिया चीख रही थी। दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान शापित आईना यहां समाप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस इंसान के साथ आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो असल में आपका अपना कोई है ही नहीं? इस कहानी के अंतिम मोड़ ने हमें ये सिखाया है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें आईने के पीछे नहीं, बल्कि हमारे सामने एक नन्हे से लॉकेट में भी छिपी हो सकती हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों को टैग करें जो शीशा देखने के शौकीन हैं। शायद अगली बार वे अपना चेहरा गौर से देखें। ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुनी कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई दहशत के साथ, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश गांव की जहां सूरज ढलते ही शोर मचाना अपनी मौत को दावत देना है। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें, क्योंकि कोई है जो आपको आईने के उस पार से देख रहा है।